हेलो बच्चों। बेटा अभी तक हम क्लास 11 फिज़िक्स की 4 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। मतलब वर्क पावर एनर्जी तक हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और आज जो हम शुरू करेंगे वो एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है और किस प्रकार से आप लोग कुछ कंसेप्ट्स जो है फिजिक्स के, कुछ इक्वेशंस जो हैं कैसे हमें इम्प्लीमेंट करनी होंगी एक सिस्टम के ऊपर। तो देखिए एक पार्टिकल की यदि बात करी जाती है तो एक पार्टिकल क्या होता है, आइडेंटिकली कुछ मास होता है पार्टिकल के पास और उसका साइज या फिर उसके डायमेंशंस हैं उनको जनरली जीरो कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, पॉइंट साइज होता है, जैसे पॉइंट के डायमेंशंस जीरो होते हैं उसी प्रकार से पार्टिकल जिसको आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि ठीक है ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो वो पार्टिकल जो था उसके डायमेंशंस जीरो कंसिडर किए गए थे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि कई बार एक सिस्टम होता है पार्टिकल्स का। सिस्टम का मतलब बहुत से पार्टिकल्स हों एक ही जगह के ऊपर, बहुत पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ सिस्टम कहलाएगी। सिस्टम मतलब काफ़ी पार्टिकल्स एक जगह के ऊपर हैं कलेक्टिवली और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब ये है कि एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, दूसरा पार्टिकल उसके ऊपर इंटरनल फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे हैं। तो मतलब इन्फ्लुएंसिंग का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि आपस में इनके बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है, इंटरनल फोर्सेस इनके बीच में लग रहे हैं। तो समस्या क्या खड़ी होती है, समस्या ये आती है कि जब भी आप हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है एक सिंपल सिंगल पार्टिकल के ऊपर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एन पार्टिकल्स, बहुत से पार्टिकल्स हैं, जब आपको यहाँ पर जो मोशन की जो इक्वेशंस थी उनको जब इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो कैसे करें आप लोग, अलग अलग पार्टिकल के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे हम, क्योंकि ये तो बहुत से पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर। तो अलग अलग पार्टिकल्स के ऊपर आप क्या करो, इक्वेशंस ऑफ मोशन को इम्प्लीमेंट करो, फिर उनको कैलकुलेट करो। तो ये बड़ी प्रोसेस हो जाएगी कि भी यहाँ एक एक के ऊपर देखो कितना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्वेश्चन जो है हर पार्टिकल के ऊपर। और पॉसिबली भी मतलब पॉसिबली हम लगा भी नहीं पाएंगे हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत से पार्टिकल्स कई बार सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करें, ताकि तो एक सिंप्लीफाइड वे में कैसे इंप्लीमेंट करें, आसान तरीके से, मतलब कैसे इनको हम इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और उस कंसेप्ट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, देखिए हालांकि आपको दिख रहा है इसका मास कुछ अलग है, m1 है, इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है। तो ये डिफरेंट मासेस कंसीडर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ क्या करें कि ये मास, इसका मास m1 यहाँ है, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, और आपको क्या करना था, ये जो सिस्टम बनता है n पार्टिकल्स का, इसके ऊपर आपको अपनी इक्वेशंस को इंप्लीमेंट करना है कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या करा जाए कि सबके ऊपर लगाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट है सेंटर ऑफ मास जो लाई कर सकता है आउटसाइड द सिस्टम और इनसाइड द सिस्टम, कहीं भी लाई कर सकता है, सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, सिस्टम के बाहर भी हो सकता है। एक ऐसा पॉइंट जो या तो कहीं भी हो सकता है, सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर, एक ऐसा पॉइंट जिसपे आप लोग ये जितना भी मास था ना सिस्टम का, टोटल कितना होगा, m1 m2 m3 m4, जितना भी टोटल मास था सिस्टम का, उस पॉइंट के ऊपर आप सारे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हो। जैसे मैं कहता हूं पूरे सिस्टम का मास था कैपिटल M, जो बराबर होगा m1 m2 इस प्रकार से। ठीक है, तो बेसिक सी बात क्या है कि आप क्या करें कि ये जो पूरा मास जो है इसको किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है
जहां आप इस सारे सिस्टम के मास को कंसिडर कर सकते हो, यहां पर कंसंट्रेटेड मान सकते हो, और बॉडी की जो मोशन है वो प्रभावित नहीं होगी। देखिए ये चीज जरूर सुनिश्चित कर लेना है कि यदि आप इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और अलग अलग पे लगाओ तो कोई मतलब डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मतलब बात एक जैसे बिहेव करेगा सिस्टम, चाहे आप इस पॉइंट के ऊपर लगाओ और चाहे आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करो। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। विदाउट अफेक्टिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, किसी भी सिस्टम की मोशन को कोई प्रभावित नहीं करेगा, आप उस बिंदु के ऊपर मान सकते हो। मतलब अब ये सिस्टम जो है ना आपका ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, एक पॉइंट के अंदर, और ये पॉइंट जिसपे मास सारा क्या मान लिया आपने, कंसंट्रेटेड। और अब आप क्या करो, जो भी इक्वेशंस थी आपकी मोशन की उनको इंप्लीमेंट कर दो इस सिंगल पॉइंट के ऊपर। तो आसान हो गया, पहले बहुत से पार्टिकल्स थे, अब एक सिंगल पार्टिकल है हमारे पास, एक सिंगल पॉइंट है जिसके ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस को इंप्लीमेंट करना है। और यहाँ पर आप लोग क्या मान सकते हो, पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हो। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट ऐसे नहीं है कि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट नहीं है कि मन करे वहां हमने मान लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, मेथड होता है। इस पॉइंट की पोजीशन बताएगा वो कि कहाँ है। देखिए पोजीशन वेक्टर आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, और उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब रिजल्ट आपका सेम आएगा, चाहे सेंटर ऑफ मास के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ और चाहे इन सभी को इंडिविजुअली लगा के फिर कैलकुलेट करो, तो मतलब रिजल्ट आपका प्रभावित नहीं होगा। तो एक ऐसा पॉइंट जो जिसके ऊपर पूरे मास को अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, सुपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। अब ठीक है जी, सेंटर ऑफ मास तो हमें पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अब ये चीज देखिए आर्बिट्रेरी नहीं है, पॉइंट को निकालने का एक ऑर्गेनाइज्ड वे है हमारे पास, वो अभी डिस्कस करेंगे। तो उस वे के बारे में यदि बात करें कि हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, तो हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, कैसे पता चलेगा कि हमें उसकी पोजीशन वेक्टर यदि आप लोग निकाल लेते हो तो पता चल जाएगा। पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा, कंप्लीटली उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा। तो मतलब अगला जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे हम इसकी पोजीशन वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर निकालना सीखेंगे हम इसका सेंटर ऑफ मास का, और उसके लिए मैं बिल्कुल सबसे इजी तरीका लेके चलेंगे। हम टू पार्टिकल सिस्टम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे इनको एन पार्टिकल सिस्टम्स के ऊपर। तो अभी मैं कंसिडर करके चलता हूं कि हमारे पास एक सिस्टम है टू पार्टिकल सिस्टम, मींस उस सिस्टम के अंदर सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं। दो पार्टिकल्स, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने कहा कि एक पार्टिकल रखा है विद पोजीशन वेक्टर r1 जिसका मास है m1 यहां पर रखा है, एंड दूसरा जो पार्टिकल है विद पोजीशन वेक्टर r2 वो यहां रखा है जिसका मास है m2। अब आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये और एक दूसरा पार्टिकल, दो पार्टिकल्स आपके पास हैं। अब आप कह रहे हो कि दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो देखिए ये एक दूसरे का, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट जो है ना ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैं इसको A नाम दूं, इसको B नाम दूं और इस पॉइंट को मैं P नाम दूं, तो मैं मान लेता हूं P क्या है, ये है सेंटर ऑफ मास है, कंसीडर किया हमने, बस अज्यूम करा ये है, पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा इसका, सेंटर ऑफ मास है ये P पॉइंट। मतलब इन दोनों का जो टोटल मास था उसको यहां कंसंट्रेटेड आप लोग मान सकते हो। बस सिंपल सा फैक्ट ये निकला है। अभी मैंने माना ये, यदि मान सकते हो तो फिर ये सेंटर ऑफ मास हुआ। अब इसकी पोजीशन वेक्टर मैंने कंसीडर किया अज्यूम्ड r, जो कैपिटल R जो वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। यदि आप पोजीशन, आपको गिवन क्या था, r1 गिवन था, m1 गिवन था, r2 गिवन था, m2 गिवन था। यदि गिवन डेटा जो है उसके फॉर्म में, उनकी टर्म्स में मैं r के लिए कोई एक्सप्रेशन निकालने में कामयाब हूं, यदि रहा तो फिर ठीक है, हमारी प्रॉब्लम जो थी, हमारी समस्या दूर हो गई। हमें क्या चाहिए थी, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और कहाँ है r, उसका पोजीशन वेक्टर यदि r पता चल गया तो हमें उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। हमने अभी तो अज्यूम करा है, चलिए देखते हैं कैसे करना है।
सिस्टम है, दो एक दूसरे पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को, ये जो पार्टिकल्स था, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। तो मैंने मान लिया F12 जो है ये फोर्स है, और कौन सा फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स है, ध्यान दें, इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑन सेकंड। और F21 क्या लिख दोगे आप लोग, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड ऑन फर्स्ट। पे सिंपल सी बात है ये तो, कि F12 ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो दूसरा वाला भी इसको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस तो करेगा यहां से। और दूसरी क्या है, इंटरनल फोर्सेस हमेशा किसमें एग्जिस्ट करते हैं, वो करते हैं पेयर में। मतलब पेयर का मतलब है इक्विवेलेंट, ऑपोजिट दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरनल फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब इक्विवेलेंट अपोजिट होते हैं। दिस मींस दैट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ठीक है जी, हमने अपोजिट डायरेक्शन शो करनी थी, जिसको हमने नेगेटिव साइन से शो कर दिया है। तो इससे आपकी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन क्या बनेगी, इसको मैं इधर उठा के लेके आया, तो ये बन गया F12 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हुआ इंटरनल फोर्सेस की बात। अब दूसरी बात ये भी कंसिडर कर लेता हूं, लेट F1 जो है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, सिस्टम पे जो आपने लगाया वो नहीं, एक्सटर्नल फोर्स जो किस पे लग रहा था, ऑन फर्स्ट पार्टिकल, जो पहले पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था वो कितना आया, वो कंसिडर किया हमने F1। सिमिलरली F2 क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या आ गया है, एक्सटर्नल फोर्स आ गया। चलो फोर्सेस की बात हो गई है। लेट P1 एंड P2 आर द लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो अब यदि मैं न्यूटन सेकंड लॉ को ध्यान में रखूं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ आपको कहती है dp1 by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू फोर्स पे टोटल फोर्स कितना, फर्स्ट पार्टिकल पे कितना लग रहा है। तो टोटल फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे कितना, एक तो ये है, ये जो इंटरनल फोर्स लग रहा था फर्स्ट पार्टिकल पे, जी बिल्कुल टोटल फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। दूसरा फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे एक्सटर्नल भी लग रहा था, जिसको आपने लिखा F1। सेम इक्वेशन आपने इसको एक नाम दिया, दूसरी इक्वेशन यदि आप बनाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल प्लस एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल। तो चीजें निकल के आई, आपने सेकंड लॉ को इंप्लीमेंट करा, तो आपके पास आ गई ये दो इक्वेशंस। नाउ हमें क्या करना है, हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं, हमें क्या कर देना है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं। दोनों इक्वेशंस को जब आपने जोड़ा तो आपके पास रिजल्ट आया dp1 by dt प्लस dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू F12 प्लस F1, F12 प्लस F1 प्लस F21 प्लस F2 कैपिटल F, जो एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूं d बाई dt। यदि मैं बात करूं आपको तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, P1 कितना m1 v1 और P2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ सेकंड, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो यहां मैं लिख सकता हूं m1 v1 प्लस d बाई dt ऑफ m2 v2 इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें, F12 प्लस F21 यहां पर लिखा गया था, जो अभी मैंने इरेज कर दिया, वो लिखा गया था क्या था, ये इंटरनल फोर्सेस है, दो ही पार्टिकल सिस्टम के अंदर, ये दोनों के अंदर इंटरनल फोर्सेस किसमें एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में, दोनों का जोड़ कितना आएगा, 0। तो ये खत्म हो जाएंगे, बचे कौन से, F1 और प्लस F2। ये एक्सटर्नल फोर्स ऑन फर्स्ट, एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेकंड, तो मैं इसको टोटल लिख देता हूं F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहता है जो एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम। ओके, चलिए यहां तक करने के बाद
अब देखिए डिफरेंशिएशन आप लोग कर रहे हो m1 v1 का, जिसमें m1 क्या है, मास, और मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यदि मैं इसको भी इक्वेशन को यहीं पे लिख देता हूं, m क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए f एक्सटर्नल क्या है, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। सिर्फ दो पार्टिकल्स, देयर आर ओनली टू पार्टिकल्स इन द सिस्टम, और एक का मास m1, दूसरे का m2। टोटल मास सिस्टम का कितना आएगा, m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन मैंने कंसीडर किया, कितना आ गया, एक्सेलरेशन a के बराबर। चलिए इसको मैं इधर लेके जाऊं, सॉरी बाहर निकाल रहे हैं, इधर लेके नहीं है, हम बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि मास कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन नहीं होगा उसका, बाहर निकाल लिया जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में आप लोग कर रहे हैं, मतलब टाइम यदि चेंज होगा तो क्या मास चेंज होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप इसको कांस्टेंट ट्रीट करके करते हुए बाहर निकाल लेंगे, और ये आ गया dv1/dt। वेलोसिटी जरूर चेंज होगी क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो फिर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। प्लस m2 को बाहर निकाला, बातें सिर्फ वही हैं जो आप लोग अभी तक कर चुके हो, सिर्फ आपको स्टेप्स ध्यान रखने होंगे, अदरवाइज कोई नई चीज अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। जितने भी फॉर्मूले आप लोग यहाँ देख रहे हो सारे फॉर्मूले आप लोग पढ़ चुके हो। मास इक्वेशन यहाँ इक्वेट करूं, एक्सेलरेशन क्या लिख दूं, सिस्टम का एक्सेलरेशन, ये लो भाई, पूरा मास आपने एक ही पॉइंट के ऊपर कंसीडर कर लिया, हो गया कि नहीं हो गया भाई। यदि मैं कहूं टोटल मास सिस्टम का m है तो f एक्सटर्नल क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये f एक्सटर्नल के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने दोनों, ध्यान दें एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं कह रहा हूं f एक्सटर्नल को मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किसका है, सिस्टम के अंदर, और सिस्टम को आप लोग एक पॉइंट यदि कंसीडर करना चाहते हो तभी तो आप लोगों ने लिखा m इंटू ए, मतलब पूरे सिस्टम को आपने एक पॉइंट माना, और वो पॉइंट ही क्या कहलाता है, जिसमें पूरा मास आपने माना है। भाई आपने क्या माना, जितना बड़ा भी सिस्टम था पूरे सिस्टम को एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, और उस पे कहा जिसका मास m है। अब जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने F एक्सटर्नल इसके ऊपर, जिसके कारण इसमें A एक्सेलरेशन आया, तो ये पॉइंट क्या था आपका, ये पॉइंट तो आपका सेंटर ऑफ मास था। कैसे सर, कैसे, वही तो बात हमने की थी कि पूरे सिस्टम को पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है और वहीं पे उसका पूरा मास कंसीडर किया जा सकता है, और वही ताकि आप लोग उसके ऊपर जितना एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगा रहे हो वो एक सिंगल पॉइंट की तरह मूव करे। क्लियर। तो ये मास और एक्सेलरेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर मास तो टोटल ही आएगा सिस्टम का, एक्सेलरेशन a है। अब इसको मैं लिख दूं dv/dt। v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, a क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मेरी बात पहुंच चुकी है आपके पास, उम्मीद कर रहा हूं। तो dv/dt, अब यहां आप लोग करोगे m इंटू, एक बार और कर दो डिफरेंशिएशन, dv1 v की वैल्यू भी आप लोग पुट कर दोगे, v की वैल्यू पुट करोगे तो d/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी, प्लस m2 d/dt ऑफ d/dt r2, और यहां करोगे तो m इंटू d/dt ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस ये चीज आप लोग पकड़ लें, यहां पकड़ लें कि मैंने एफ एक्सटर्नल को मास, देखिए एफ एक्सटर्नल का मतलब है कि सिस्टम के ऊपर आपने लगाया और सिस्टम को कैसा अज्यूम कर चुके, एक पॉइंट अज्यूम कर चुके, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब जितना एक्सेलरेशन सिस्टम में उतना ही एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा। क्लियर है ना। तो पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां आप लोग इनको अंदर रख दें। आप चलिए ले चलते हैं, इनको अंदर लेके जाएंगे तो देखिए d/dt डबल डिफरेंशिएशन है, और डबल डिफरेंशिएशन को पहले भी मैं बता चुका हूं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, d²/dt²। इसको अंदर है, कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ अंदर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m1r1 प्लस d²/dt² m2r2, और यहां आ गया d²/dt² m × r।
m क्या था, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, r क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ ये आने के बाद अब देखिए, अब मैं इसको एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म और भी कर सकता हूँ, और वो कैसे कर रहा हूँ चलिए देखते हैं। मैंने लिखा ये जो नीचे इक्वेशन है, इस स्टेप के बाद मैं लिख रहा हूँ d/dt², और अब की बार मैं लिख रहा हूँ m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू mr। क्लियर है। इसके बाद ये लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे LHS और RHS को। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है, m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू mr। देखिए यहाँ भी डिवाइड कर दिया हमने m से, जो वैल्यू कितनी थी m1 प्लस m2, इधर भी डिवाइड किया, m से कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया, r जो वेक्टर है उसकी वैल्यू आई m1r1 प्लस m2r2 और प्लस अपॉन m1 प्लस m2। क्या था, r था क्या, r था पोजीशन वेक्टर, किसका था, सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमें पता चल गया, और यदि पोजीशन हमें पता चल गई तो हमारा उद्देश्य क्या था, वो भी क्या था, इसी पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करना। चलिए अब कोई ना कोई पॉइंट था, सेंटर ऑफ मास कोई पॉइंट था जहां पर हमने अज्यूम करा था, कंसीडर किया था पूरे मास को। जैसे मतलब वो पॉइंट है जहां पर आप लोग ये कह सकते हो सिस्टम को पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, उस पॉइंट के ऊपर जितना भी बड़ा सिस्टम हो, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के ऊपर आप लोग मान सकते हो कि ये पॉइंट जो है यही पूरा सिस्टम है। ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर, वो सिस्टम का पोजीशन वेक्टर कहा जा सकता है। अब ये आ गया है पोजीशन वेक्टर। अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं, दो पार्टिकल्स का आया, इफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स देन व्हाट, n पार्टिकल्स। यदि सिस्टम कंसीडर आपने कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स, आपने कंसीडर किया कि वो n पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, तो फिर क्या होगा, कोई बदलाव कितना होना है, बदलाव सिर्फ ये होगा सर, इससे ज्यादा बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। n पार्टिकल्स तक जोड़ देंगे, मास कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस mn आ जाएगा। और r वेक्टर इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ये आपने आई थिंक 10th में पढ़ा होगा बिल्कुल। ओके, ये आ गया एक्सप्रेशन। समेशन mi को लिखने का, ये सॉरी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये देखिए ये अलग टर्म्स जुड़ रही हैं और ये अलग है, i इज इक्वल टू 1 to n, और इसको mi नीचे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपने अलग अलग लिखना होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आप क्या लिख सकते हैं, ये समेशन mi मींस मतलब जितने भी पार्टिकल्स थे सभी का मास जोड़ दिया गया, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 1/m समेशन mi r। रिजल्ट ये आ गया आपका n पार्टिकल सिस्टम के लिए जो एक्सप्रेशन आया सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला था सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए, वो आप लोग डायरेक्ट कर चुके हो। अब कुछ छोटी सी बातें और हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, उम्मीद करूंगा उसमें समझने में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, और कोशिश करेंगे एक इफेक्टिव वे से उन चीज़ों को बताने की। बाकी ये बात आप बता सकते हो कि इफेक्टिव था या नहीं था। तो मैंने क्या मान लिया, अब देखो पोजीशन वेक्टर है ये, अभी तो आपने x और y एक्सिस, दो एक्सिस माने आपने, जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट प्लेन के अंदर ही लाई करता हो, जैसे हर ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेनर हो। ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी होंगे तो थर्ड एक्सिस आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यदि 3D में है कोई ऑब्जेक्ट तो आपको थर्ड एक्सिस जिसका नाम होगा z एक्सिस, वो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंने मान लिए कि ये x y z क्या है, मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रहा हूँ मैं, x y z क्या थे, इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। r क्या था, पोजीशन वेक्टर, तो ये x y z मैंने मान लिया उसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब r जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा xi प्लस yj और प्लस z की। ये चीजें तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वेक्टर में। ठीक है,
तो ये तो आगे, और कोई भी पार्टिकल, सिस्टम के अंदर n पार्टिकल्स थे, आपने कोई भी एक रैंडम पार्टिकल उठा लिया, कौन से नंबर का, ith पार्टिकल आपने उठाया, जिसका मास कितना mi, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना ri, जो आप लोग लिख भी रहे हो। n पार्टिकल्स थे, n में से आपने कोई भी एक पार्टिकल चूज कर लिया, कौन से नंबर का, ith पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल आपने चूज किया, ith पार्टिकल आपने चूज किया, जिसका पोजीशन वेक्टर है ri। तो सिंपल है जी, ri किसके बराबर हो जाएगा, xi, मतलब कोऑर्डिनेट्स उसके, ये i ऐसे और ये डायरेक्शन बता रहा है, ये मतलब ये जो i है ये क्या है, ये तो बताता है कि ith पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स, प्लस yi इंटू जे प्लस zi इंटू, ये कंफ्यूज कर देता है, लिखने में ज़्यादा समस्या आएगी, याद रख सकते हो आप इसको। तो ये पोजीशन वेक्टर किसका, ith पार्टिकल का, कोऑर्डिनेट्स xi, ith पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स xi, yi और zi, और ये जो कैपिटल में मैं दिखा रहा हूँ ये किसके हैं, सेंटर ऑफ मास के। तो यहाँ एक बार एक्सप्रेशन के अंदर देखिए आप लोग, यहाँ रखोगे r वेक्टर, r वेक्टर क्या है, xi प्लस yj प्लस z की 1/m, कोई दिक्कत नहीं, इसको रख लेंगे, समेशन mi, ith पार्टिकल का मास कितना है, mi है, और उसका ri क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर, सर xi i कैप प्लस yi j कैप प्लस zi k कैप, आ गए। ओके, अब देखिए कंपेयर करोगे आप लोग, ये यहाँ एक स्टेप मैं बढ़ाने को कम करना चाह रहा था लेकिन कर देते हैं, 1/m समेशन mi xi प्लस 1/m समेशन mi yi प्लस 1/m समेशन mi zi। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, सिर्फ हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखें। ओके, तो अब आप लोग यदि कंपेयर करते हो दोनों साइड्स को, LHS को और RHS को कंपेयर करते हो, तो आपको क्या लगा, जो x कोऑर्डिनेट था सेंटर ऑफ मास का, सिर्फ x कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर तो r था, कंप्लीट ये था, सिर्फ x कोऑर्डिनेट जो था वो किसके बराबर होगा, यहाँ i के साथ, यहाँ सॉरी i j और k आप लगाना भूल रहे हैं, i के साथ यदि कंपेयर करोगे तो x कोऑर्डिनेट कितना आया, 1/m समेशन mi xi, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास का समेशन mi yi, z कोऑर्डिनेट्स कितना आएगा, समेशन 1/m समेशन mi z। क्लियर। तो ये जो निकल के आए, ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ठीक है। सर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं इसी फॉर्मूले के हिसाब से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने माना कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 1 मीटर, वी जस्ट कंसीडर दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर, कुछ इस प्रकार से। अब ध्यान दें, जो z एक्सिस नहीं आएगा ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रायंगल एक प्लेनर लेमिना होता है, उसके अंदर सिर्फ दो ही एक्सिस आएंगे, x एक्सिस y एक्सिस, थर्ड एक्सिस उसमें रिप्रेजेंट नहीं होगा। मैंने ये ड्रा कर दी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इस प्रकार से रखी है सर, साइड है उसकी 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो सिंपल ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये y एक्सिस था आपका, ये z एक्सिस था। अब कहता है कि यहाँ पर 1 kg का मास है, यहाँ पर 2 kg का मास है और यहाँ पर 3 kg का मास है। लेमिना का मतलब तो ये है डिस्ट्रीब्यूट हो ओवर द होल ट्रायंगल, नहीं, हमने ये कंसीडर किया है कि 3 masses of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg respectively are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter। उनको कहाँ रखा गया है, वर्टिसेस पे रखा गया है, एक ऐसी ट्रायंगल जो इक्विलेटरल है और उसकी साइड कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, अब सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल्स, वी हैव 3 पार्टिकल्स इन द सिस्टम, कौन कौन से, जिस एक का मास m1 है, एक का मास m2 है और एक का मास m3 है। यू जस्ट कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, और यदि आपको अभी तक ये फॉर्मूला समझ नहीं आया है तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड चेक द कांसेप्ट अगेन।
और जिनको आ गया है वो आगे बढ़ते रहे। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे ये फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है ये चीज देखिए। अब ये देखिए, आप लोग क्या करें कि वर्टिसेस के ऊपर रख दिया ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल का पॉइंट ए और ये बी और ये सी, तो वर्टिसेस व्हाट आर द वर्टिसेस सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए। यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो ड्रा करूंगा जिसका आप एल्टीट्यूड बोलते हो, तो ये 1 मीटर थी, मेरे हिसाब से 0.5 आएगा क्योंकि ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल है। तो ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो 0.5 मीटर की साइड आई है, टोटल साइड 1 मीटर थी तो ये 0.5 आ गई। अब देखिए, ये पॉइंट तो ओरिजिन पे कंसीडर किया है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0, ठीक है, ये पॉइंट तो 0 0। दूसरा ये पॉइंट आपका कितना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है 1, और y तो ऊपर गया ही नहीं है तो x एक्सिस पे तो 1 0, ये आपको खुद से निकालने हैं। ये 0.5 है, यहाँ पर एक चीज तो पता है 0.5 है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 0.5, x की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, 0.5 मींस 1/2, 0.5 का मतलब कितना आ गया 1/2। ये ट्रायंगल देखिए एक बार, ये जो ट्रायंगल आप लोग देख रहे हो, ये डिस्टेंस आपको जो y एक्सिस के अलोंग थी इस पॉइंट की वो आपको फाइंड आउट करनी है। ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज है 1 मीटर है और बेस जो 0.5, यू हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ऑफ बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर p इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है 1 माइनस स्क्वायर करेंगे 1/2 का तो 1/4, बेस का स्क्वायर करके निकाला आपने तो √3/2 आ जाएगी आप जो निकालोगे, तो ये आ गया √3/2। क्लियर है? ओके, यहां तक आपने निकाल चुके हो सभी कोऑर्डिनेट्स, आपको पता है 0 0 1 0। और अब देखिए मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। मैं मान लेता हूं एक्स वाई इज द सेंटर ऑफ मास, आपको एक्स वाई वो पॉइंट आपको पता चल गया, यदि कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो आपको सेंटर ऑफ मास भी पता चल गया। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सर, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। भाई यही तो फॉर्मूला है, समेशन को हटा के लिखोगे तो n तक चला जाएगा। अपने पास तो पार्टिकल 3 थे, तो हम कहां तक लेके चलेंगे, इसको 3 तक लेके जाएंगे। अब यहां पुट करोगे वैल्यूज, तो m1 देखिए आपने यहां माना m1 कितना, मास 1 kg, कोऑर्डिनेट 0, मास 1 kg, m1 कितना 1 kg, x1 कितना है 0, तो 1 × 0 प्लस m2 x2, m2 कितना 2 × 1, x2 कितना 1, m3 x3 यहाँ कितना 3/2, भाई 0.5 को मल्टीप्लाई करके लिखा मैंने। टोटल मास m1 1 2 3 कितना है 6, तो यहाँ ये तो 0, 2 × 1 2 और सॉरी प्लस है यहाँ भी, प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 3.5, 7/2, 7/2 × 6 इज इक्वल टू 7/12। x कोऑर्डिनेट आ गया, तो उसी y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, वैसे जैसे निकालें, कैसे निकालेंगे जैसे हमने x को निकाला, ये कितना आ जाएगा भाई, टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया। इसको निकालोगे तो पुट कर दो वैल्यूज पुट करने वाले हैं तो हम करते हैं 1 0 1 × 0 प्लस 2 × 0, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आसान हो गया। थर्ड 3 × √3/2 अपॉन 6, मास तो उतना ही रहेगा, y इज इक्वल टू 0 0 3 × 3/2 पर 3 से √3/4, जितना भी आंसर आए वो आ गया। तो ये चीज क्या निकली आपकी, आप कह सकते हो सेंटर ऑफ मास के जी कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, कहाँ है सेंटर ऑफ मास 7/12 और √3/4, ये जो पॉइंट जहां भी होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब इस पॉइंट के ऊपर इन तीनों मासेस का मास कंसीडर किया जा सकता है, ताकि सिस्टम एक इस प्रकार से मूव करे जैसे कि वो एक पॉइंट है। क्लियर हुई बात?
ये था सेंटर ऑफ मास का। लेकिन कई बार जो सिचुएशन है वो थोड़ी गंभीर होती है, यहाँ आपको क्लियरली सेपरेटली रखे हुए थे। कई बार सिचुएशन में क्या आता है कि मास जो है, आप इसको न्यूमेरिकल ना समझें, जो अभी तक मैंने ये जो करवाया था ये सिर्फ एक थोड़ा फॉर्मूला आप लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए था। कल जो हम एक वीडियो जो लेके आएंगे, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम इसके ऊपर बहुत सी स्टेप्स ऐसी होंगी जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। ये दावा है कि आप सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा था कि ये तो अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपको अलग अलग जगह के ऊपर रखे गए थे। कई बार सिचुएशन क्या होती है कि बॉडी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि एक यूनिफॉर्म रोड मतलब आपको क्या, एक आपको ये जैसे मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको यूनिफॉर्म समझें कि हर जगह इसकी डेंसिटी सेम है, तो आपको क्या इसके पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं? पार्टिकल्स तो इसमें भी हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। अब क्या करें, आप कोई भी रोड को देखते हो तो उसमें क्या दिखेगा? यूनिफॉर्मली हर पॉइंट के ऊपर बराबर मास है, हर पॉइंट के ऊपर बराबर मास है। कोई सेपरेट पार्टिकल्स जैसे पीछे हमने देखा ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर थे, ऐसे तो है ही नहीं। फिर क्या करें? तो आप क्या करें, सिंपल आप लोग ये करें, इसके ऊपर एक छोटा छोटे पार्टिकल्स को कंसीडर करें। सर यूनिफॉर्म में पार्टिकल कैसे कंसीडर? अरे भाई इसके मास को तोड़ दिया हमने, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, डीएम मास इसका, डीएम मास इसका, तोड़ दिया ना। समझ में आई बात? बात ये है कि पार्टिकल्स थे नहीं, यूनिफॉर्मली मास था हर पॉइंट के ऊपर। मैं तो कंसीडर कर सकता हूं भाई डीएम मास ये हो गया, 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 कि छोटे छोटे टुकड़े काट दिए उसके जिनका मास है एक टुकड़े का डीएम, और वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, बन गया यूनिफॉर्म, बहुत क्लोजली है तो यूनिफॉर्म ही होगा। अब इस केस में डीएम मास को हमने कंसीडर कर लिया, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 1/m जो आपका था समेशन mi, मास कितना है एक पार्टिकल का, डीएम है, और इनटू x। समझ गए? तो आपका, आप इसको बदल कर क्या लिख सकते हैं? xi का मतलब ये है कोई भी एक पार्टिकल उठाओ, तो आपका जो ये समेशन है इसको आप इंटीग्रेशन में चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समेशन कहता है जोड़ो और इंटीग्रेशन कहता है योग करो। योग मतलब जोड़ो, सम करो, बात सेम है। समेशन भी जुड़वाता है, इंटीग्रेशन भी हमें सम से जुड़वाता ही है, दोनों सेम ही बात है। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट 1/m इंटू y इंटू डी एम, और z कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू। सिर्फ पार्टिकल्स नहीं थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, हमने छोटे छोटे टुकड़े माने, उसके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको कंसीडर किया और एक उनका मास पुट कर आ गया। क्वेश्चन कैसे आया सर? ये यही आया कि बताओ इस रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस पूरी रोड की लेंथ L है, L है इस पूरी रोड की लेंथ, तो इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। मैंने कंसीडर कर लिया मास इस पूरी रोड का L है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो मैं रोड को रख देता हूँ, रोड को मैंने रखा अलोंग द एक्स एक्सिस, कोई जरूरी नहीं है, आप लोग मान सकते हो अलोंग द वाई एक्सिस भी। यहां रोड रखी मैंने, ठीक है, ये क्या रखी हुई है? रोड यहां पर रखी हुई है। अब देखिए मैं थोड़ा डार्क ही कर देता हूं इसको, ये आपने रखी है रोड, मास कितना था रोड का? टोटल मास L जो लेंथ थी, L लेंथ का मास कितना? M, 1 मीटर का मास कितना? M/L। ध्यान दो, 1 मीटर का मास कितना? M/L। अब आपने क्या किया? एक इसके ऊपर एक एलिमेंट कंसीडर किया, बिल्कुल छोटा सा, ध्यान दे, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट आपने कंसीडर किया जिसकी लेंथ है dx, जिसकी लेंथ है dx। कहां से कंसीडर किया? ओरिजिन से कितनी दूरी पे आपने कंसीडर किया? x मीटर डिस्टेंस के ऊपर आपने एक छोटा सा टुकड़ा इसका कंसीडर किया, कितना? dx। तो उस dx का मास कितना होगा? m/l इंटू dx। सही है जी? जो आपने कहा कि dm आपको चाहिए, dm आपको चाहिए, तो dm जो छोटा सा टुकड़ा था इसका मास, छोटा पोर्शन, उसका मास कितना है? m/l इंटू dx। समस्या ही खत्म होगी, डीएम आपको पता चल गया। ठीक है, रोड रखी गई है अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब डिस्टेंस
कोऑर्डिनेट कितना है, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, x0 कोऑर्डिनेट है। x डिस्टेंस पे पार्टिकल बहुत छोटा सा, आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा इसका कंसीडर किया गया। कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0, सॉरी x, और y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये रोड रखी गई है अलोंग द x एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कितना होगा, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ये फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे 1/m, ठीक है, मास भी इतना ही है, x इंटू dm, ठीक है जी। dm मतलब जो पार्टिकल आपने x डिस्टेंस पे कंसीडर किया उसका मास कितना, dm है, dm है तो वैल्यू पुट करो ना dm की, ठीक है, ओके। तो x इंटू dm कितना है, dm ये रहा m/l इंटू dx। अब ये जो dx है कहां से मानना शुरू करोगे आप, यहां से शुरू करेंगे, यहां मानेंगे, फिर सारे के मानेंगे ना, पूरी यूनिफॉर्म रोड है तो शुरू से लेकर आखिरी तक यहां से आप लोग शुरू करोगे। कहां से शुरू करोगे, dm को जोड़ना, जहां x इज इक्वल टू 0 था वहां से इसका निकाला, इसका जोड़ दिया, और कहां तक करते जाओगे, जो कंप्लीट लेंथ थी रोड की, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। चेंज क्या हो रहा है, x कहां से कहां तक, 0 से l तक। ओके, मास बाहर निकाल लिया, लेंथ बाहर निकाल ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 टू l इंटू dx, और इसका इंटीग्रेशन यदि आपने करा तो 1/l इंटू x का इंटीग्रेशन l स्क्वायर, ना सॉरी x स्क्वायर बाई 2, और 0 टू l। भाई एक पावर है, एक में एक जोड़ा और डिवाइड कर दिया, यहाँ पुट करेंगे तो 1/l, लिमिट्स पुट करने के बाद बहुत बार मैंने करवाई है, l/2, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई l/2, ठीक है, l/2 मतलब x के, तो यहां मतलब जो लेंथ हाफ हो जाएगी वहां तक। y का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, आप दिखा सकते हो, सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास, तो y कितना होगा, y सेंटर ऑफ मास वो होगा 0। क्यों, क्योंकि रोड क्या है, थिन रोड है, और थिन रोड है तो y एक्सिस, ये पूरी रोड एक लाइन मानेंगे हम, एक लाइन की तरह होगी, और वो सिर्फ किस पे है, x एक्सिस पे, y एक्सिस की तरफ तो उसका मास है ही नहीं, पोजीशन है ही नहीं उसकी, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट उसका 0, मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास जो आया वो कहां पर आया, l/2 0, l/2 मींस मिडल ऑफ द रोड। यदि यूनिफॉर्म रोड है तो यूनिफॉर्म रोड के मिडल में उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। बस सिर्फ ध्यान रखने फैक्ट ये था कि ये करा कैसे, भाई आपके पास पार्टिकल्स नहीं है, हर जगह पे हर पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्मली मास छोटे छोटे कंसीडर कर लिया हमने, छोटे छोटे टुकड़े कंसीडर की, कितने मास के, dm मास के, उनकी वैल्यू पुट कर दी, समेशन को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इंटीग्रेशन में, बेसिकली उनका मतलब क्या था, सेम था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आया होगा, और ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, एक ट्राइंगुलर जो वर्टिसेस के ऊपर था और एक ये यूनिफॉर्म रोड का है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें डिफरेंट शेप्स के अंदर या शिफ्टिंग देखेंगे कि किसी डिस्क से किसी पोर्शन को कट आउट कर दिया गया है तो सेंटर ऑफ मास किस प्रकार से शिफ्ट होता है। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन इसलिए करवाए गए ताकि आप फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से समझ सकें। उम्मीद करूँगा कि आप इसको पूरा वीडियो देखते हुए और अच्छे से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करा है। यदि आपको कहीं भी कंसेप्ट में दिक्कत आती है तो एज सुन एज पॉसिबल आप उसको ज़रूर बताएं ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स का जो भी टॉपिक आएगा, जो भी वीडियो आएगा, उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। ओके, थैंक यू।